जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतला एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के अंदर जो एक नया क्लैश उत्पन्न हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ में जो जजमेंट आया है, उसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जजेज के बीच में एक क्लैश की और विरोध की जो भावना जागृत हुई है, उसके बारे में मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मेरा जो आज का डिस्कशन है वो मेरा अपना पर्सनल मत है। जैसा कि आप जानते हैं, 4 अगस्त 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैसर्स शेखर केमिकल बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जिसका SLP नंबर है 11445 और 2025 के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए, जिसमें न्यायिक अतिक्रमण की चिंता जताई जा रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के 13 जजेज के द्वारा, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके समक्ष एक लेटर प्रेषित किया गया है। एक लेटर लिखा गया है जिसमें यह डिमांड रखी गई है कि फुल कोर्ट ऑर्गेनाइज करी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब ऑनरेबल प्रशांत कुमार को क्रिमिनल वर्क न दिया जाए, उनको किसी सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में बिठा के रखा जाए। जब तक वो रिटायर ना हो, जब तक उनको क्रिमिनल वर्क से अलग रखा जाए। तो इसी के संबंध में 13 जजेज के द्वारा एक लेटर अपने चीफ जस्टिस के लिए भेजा गया है कि फुल कोर्ट ऑर्गेनाइज करी जाए और फुल कोर्ट में यह प्रस्ताव पास किया जाए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन न किया जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसकी वो पार्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इंटरफियर करता था, उसको अब हटा दिया गया है, ये आप जानते हैं। मगर फिर भी जुडिशरी के अंदर इस आदेश के बाद एक जो असहजता, जिसको हम कह सकते हैं कि स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से डिसीजन ऑलरेडी मौजूद हैं रिकॉर्ड पे, क्या क्या पहले सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ही अपने डिसीजंस के अगेंस्ट में एक तरह से ये जो डिसीजन आया था, इसकी वजह से जो क्लैश की भावना उत्पन्न हुई जुडिशरी के अंदर। पहले ये समझ लीजिए कि मैसर्स शेखर केमिकल्स का जो मैटर था, जिसके अंतर्गत ये ऑर्डर दिया गया था, उसमें दरअसल मामला क्या था, उसका केस का फैक्ट क्या था, डिटेल मैंने आपको नोट करा दिया है। डिस्प्ले से दोबारा चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैसर्स शेखर केमिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, SLP नंबर 11445 ऑफ 2025। ये 4 अगस्त 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में जो पिटिशनर थे, उनके खिलाफ में रेस्पोंडेंट नंबर 2 के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल करी गई थी मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसमें 200 और 202 की कार्रवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया। मामला प्रतिवादी संख्या 2 मैसर्स ललिता टेक्सटाइल द्वारा याचिकाकर्ता मैसर्स के विरुद्ध, यानी कि जो शेखर केमिकल्स है उसके विरुद्ध दायर एक निजी शिकायत से उत्पन्न हुआ है। शेखर केमिकल्स अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर की अदालत में शिकायत संख्या यानी कंप्लेंट नंबर 11328/2023। शिकायतकर्ता जो एक धागा आपूर्ति करता है, यानी जिसने कंप्लेंट करी थी, वो एक यार्न सप्लायर कंपनी है, जिसने यह आरोप लगाया था, जो आरोपी है उसके खिलाफ, जो एक्यूड है उस कंपनी के खिलाफ, उसने यह आरोप लगाया था कि 2019 अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 के बीच उसने याचिकाकर्ता को करीब 52 लाख रुपए के मूल्य का धागे की सप्लाई करी और जिसने RTGS के माध्यम से करीब 47,75,000 रुपए का भुगतान किया गया और करीब 4.5 लाख के करीब उसका भुगतान बकाया था। इसके अतिरिक्त यार्न जो समिति के जो नियम है, उसके अनुसार 8% की दर से ब्याज भी उसमें जोड़ दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जो दावा किया गया था वो 7 लाख रुपए के अमाउंट का किया गया था। और शिकायतकर्ता ने
फ़ोन कॉल, जीएसटी नोटिस और कानूनी नोटिस के माध्यम से वसूली का प्रयास किया। जब कोई वसूली नहीं हो पाई किसी तरह से, फ़ोन भी किए, उसने नोटिस भी दिए, लीगल नोटिस भी दिया गया, मगर जब वसूली नहीं हो पा रही थी किसी तरह से, तब उसने कंप्लेन केस फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट ने धारा 200 और 202 की कार्रवाई करते हुए जो आरोपी कंपनी है उसको धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत तलबी आदेश जारी कर दिया, यानी कि समनिंग ऑर्डर जारी कर दिया, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार के समक्ष चैलेंज किया गया क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन के अंतर्गत। और दिनांक 5/5/2025 को ऑनरेबल प्रशांत कुमार के द्वारा जो पिटीशन थी, क्रिमिनल पिटीशन, वो खारिज कर दी गई। और उसमें यह तर्क दिया गया कि दीवानी उपचार शिकायतकर्ता के लिए बहुत बोझिल होंगे, यानी कि अगर वो सिविल प्रोसीडिंग चला करके अगर पैसा वसूलना चाहेगा तो एक उसको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसमें कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन थे उनका भी उन्होंने हवाला दिया कि इन डिसीजन्स में ये कहा गया है कि इस तरह के मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। अगर ये कोर्ट को लगता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी भी बनती है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। तो उन सब का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इस आदेश को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, ऑनरेबल प्रशांत कुमार का जो आदेश था उसको जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई तो तर्क यह था कि विवाद दीवानी है। जो पिटिशनर था उसकी तरफ से मेन आर्गूमेंट ये था कि ये जो डिस्प्यूट है ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, क्रिमिनल प्रक्रिया इसके अंतर्गत नहीं चलाई जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने 4/8/2025 को हाई कोर्ट के आदेश को इसमें क्वेश कर दिया, यह मानते हुए कि गुजरात राज्य बनाम जसवंत लाल नाथूलाल, ये 1968 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इसके अलावा दिल्ली रेस क्लब बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2024 का जजमेंट है। इनका हवाला देते हुए बिक्री लेन देन धारा 405 आईपीसी के तहत सौंपना नहीं माना जाता। जो लेन देन का मामला होता है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें धारा 405 के अंतर्गत जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत एंट्रस्टमेंट नहीं माना जाएगा, किसी चीज़ को सौंपना माना नहीं जाएगा। तो वो सब इंटरप्रिटेशन करते हुए, यानी कि 406 का जो ऑफेंस है इसमें मेड आउट ही नहीं होता है, क्योंकि एंट्रस्टमेंट नहीं माना जाएगा जब तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट धारा 406 आईपीसी मेड आउट नहीं होगी। हाईकोर्ट इसके अलावा हाईकोर्ट के तर्क की आलोचना करते हुए उसे कानून का गलत इस्तेमाल बताया, जिसमें एक दीवानी विवाद में आपराधिक कार्रवाई को अनुमति दी गई थी। उन्होंने ये कहा कि ये दीवानी प्योरली सिविल डिस्प्यूट नेचर का केस है और इसमें आपने आपराधिक कार्रवाई करने की अनुमति किस तरह से क्यों दे दी। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी करते हुए, यानी कि पैरा 23 से 26, जो इस केस के इस जजमेंट के जो पैरा 23 से 26 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर ही सारा बवंडर जो जुडिशरी के अंदर मचा है, इसी की वजह से मचा है, जो जजमेंट के पैरा 23 से लेकर के 26 तक के। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है इस पैरा में, पैरा 23 में, कि वे आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2507, इसका जो हाईकोर्ट के समक्ष पिटीशन थी, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन जो थी, उसका नंबर 2507/2024 को किसी अन्य न्यायाधीश को पुनः सौंप दें। पैरा 24 में यह कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायाधीश से मामला तुरंत वापस लेने का निर्देश दे दिया गया। और पैरा 25 में मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया कि जो ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार हैं उनको एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में नियुक्त कर दें, यानी कि उनको अब सिंगल ना बैठाएं, उनको अभी डिवीजन बेंच में जूनियर जज बना करके बैठाया जाए। पैरा 26 क्या कहता है इस जजमेंट का, न्यायाधीश को पद छोड़ने तक, जब तक, अर्थात जब तक उनका रिटायरमेंट न हो, आपराधिक मामलों को देखने से या एकल पीठ के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो आपराधिक मामलों के निर्धारण से प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि अब वो आपराधिक मामले नहीं देखेंगे, उनको स्पष्ट रूप से रोक दिया गया। निर्देश न्यायिक त्रुटि को सुधारने के उद्देश्य से थे ये जो निर्देश थे, लेकिन रोस्टर के स्वामी के रूप में मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक स्वायत्तता का अतिक्रमण करते हैं।
जो हाई कोर्ट का जो रोस्टर का जो मैनेजमेंट होता है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनके अंतर्गत आता है। उनकी प्रशासनिक पावर होती है, उन्हीं को अधिकार होता है कि किस जज को सिंगल बिठाया जाए, किन को डीबी में बिठाया जाए, डिवीजन बेंच में बिठाया जाए, किसको कौन सा वर्क सौंपा जाए, क्या जुडिक्शन सौंपा जाए किस जज को, किसको क्रिमिनल सौंपा जाए, किसको सर्विस मैटर सौंपा जाए, किसको सिविल मैटर सौंपा जाए। ये प्रशासनिक जो क्षेत्राधिकार है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। मगर उसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर कर दिया, कि स्पष्ट कर दिया, एक तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का राइट है उसको भी छीन लिया कि आप इन जज को सिंगल मत बिठाइए, और अगर बिठाते हैं तो उनको क्रिमिनल वर्ग से अलग रखिए। रोस्टर के स्वामी के रूप में मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक स्वायत्तता का अतिक्रमण कर दिया सीधा सीधा, जिससे संवैधानिक चिंताएं पैदा हो गई। हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति स्वायत्त संस्था हाईकोर्ट के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित होते हैं। हाईकोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 215 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 215 है उसके तहत रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में नामित है, जिनमें अवमानना, क्षेत्राधिकार सहित अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 229 मुख्य न्यायाधीश को रोस्टर प्रबंधन सहित जो रोस्टर प्रबंधन का जो शक्ति प्रदान करता है वो आर्टिकल 229 प्रदान करता है। जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको विशेष नियंत्रण प्रदान करता है। राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद एंड अदर्स 1998 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, और अशोक पांडे बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट 2018 का मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले के आवंटन पर मुख्य न्यायाधीश के एकमात्र अधिकार की पुष्टि करी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो रोस्टर मैनेजमेंट है हाई कोर्ट का वो पूरी तरह से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके अंडर में है, उन्हीं का उस पर अधिकार है। तो स्पष्ट है। अब इस आदेश ने आप जो आदेश है इस समय सुप्रीम कोर्ट का, उसने सीधा सीधा इस अधिकार को छीन लिया और अपने जो दोनों जजमेंट हैं, एक जजमेंट 2018 का है, एक ये 1998 का है, उसका क्या महत्व रह गया? आपने अपने जजमेंट को ही नहीं माना, जो पुराने पहले आपके जजमेंट चले आ रहे हैं उनको ही आपने नहीं माना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के एकमात्र आवंटन की पुष्टि की। शिखर केमिकल्स के मामले में दिए गए निर्देश इस स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और संघीय न्याय ढांचे को बाधित करते हैं। जहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है बल्कि उसके समन्वयकारी होते हैं। अनुच्छेद 141 और सुप्रीम कोर्ट के प्राधिकार की सीमाएं अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून बाध्यकारी है, लेकिन जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल निर्णय अनुपात ही बाध्यकारी मिसाल कायम करता है। निर्णय जो जजमेंट है वही बाध्यकारी है केवल। शिखर केमिकल्स जैसे प्रशासनिक निर्देश अनुच्छेद 141 के दायरे से बाहर हैं और उसमें बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। जजमेंट जो निर्णय होते हैं, ऑर्डर होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो तो बाध्यकारी होते हैं, मगर ये जो आर्टिकल 141 के अंतर्गत जो पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो उसके पास नहीं है। अनुच्छेद 136 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की पर्यवेक्षी शक्तियां न्यायिक त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देती हैं, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश देने तक विस्तारित नहीं होती हैं, जिसमें कि निर्देश संवैधानिक रूप से संदिग्ध हो। संवैधानिक रूप से वो क्या हो जाते हैं? संदिग्ध हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो आपको पावर देता है उसका पालन नहीं किया गया। शिखर केमिकल्स के निर्देश जिसमें क्षेत्राधिकार का आधार नहीं है और जो राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद जो जजमेंट है उसके विरोधाभासी हैं। रोस्टर प्रबंधन में हस्तक्षेप करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यायिक निर्णय को केंद्रीकृत करने का जोखिम उठाता है। संघीय संतुलन को नष्ट करते हुए नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के मामले में
न्यायिक स्वतंत्रता को मूल संरचना के एक भाग के रूप में बरकरार रखा गया था, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट को बाहरी प्रशासनिक नियंत्रण से बचाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। यानी कि बाहरी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होगा ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऊपर, कोई बाहरी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं थोपा जाएगा, उसको बचाने का प्रयास किया गया था। स्पष्ट रूप से इस जजमेंट में कहा गया था, न्यायिक संघवाद की रक्षा संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका उसे संयम बरतने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है कि उसके कार्य संघवाद को बनाए रखें। शिखर केमिकल्स के निर्देश एक न्यायिक त्रुटि को सुधारते हुए हाईकोर्ट प्रशासन में अतिक्रमण करते हैं, जिससे स्वायत्तता के क्षरण का जोखिम है। केंद्रीय नियंत्रण के बजाय न्यायपालिका को ऐसे सुधारों को अपनाना चाहिए जो प्रशिक्षण, सहकर्मी समीक्षा और अपीलीय जांच के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा दे, संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करके और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देकर न्यायपालिका को अपने संघीय चरित्र और अखंडता को बनाए रखते हुए त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो एक हार्श टिप्पणी है, कठोर टिप्पणी है, नहीं करनी चाहिए। वो भी हाईकोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका भी पूरा तरह से सम्मान करते हुए अपने एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। आगे ऐसे मामलों से ये सीख लेनी चाहिए। जब जो सीनियर जजेज हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही जो सीनियर जजेज हैं, उनकी तरफ से ही इस मामले में काफ़ी दबाव बनाया गया, नाराज़गी प्रकट करी गई कि ठीक है, अगर किसी जज ने ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो गई है, आपके जजमेंट भी पहले हैं इसके संबंध में, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोर्ट को ये लगता है तो सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों एक साथ भी चलाई जा सकती हैं ऐसे केसेज में। ठीक है, बाद में आपके अधिकांश जजमेंट, अभी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं, रेखा बिरानी का जजमेंट भी आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, दिल्ली रेस क्लब का भी है, बार बार अभी लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं, जिसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो सिविल नेचर डिस्प्यूट केसेस हैं उनमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग न चलाई जाए। मगर कुछ समय पहले आपके ही भी जजमेंट ऐसे हैं जिसमें आपने ये भी कहा है कि दोनों तरह की कार्रवाई चल सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ऑनरेबल हाई कोर्ट से नहीं हुई है। तो इस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनमें तो एक तरह से असहजता की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। इसके अलावा साथ ही साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके अंदर भी उनकी नाराज़गी इस मामले से प्रकट करी उन्होंने भी। और जो कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट के जिसके द्वारा ये डिसीजन दिया गया है, ऑनरेबल जस्टिस JB पारडीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस R महादेवन के डिवीजन बेंच के द्वारा ये दिया गया था, तो उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया, नाराज़गी प्रकट करी गई। जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये गुजारिश करी गई कि इस तरह की टिप्पणी को आपको ये नहीं करना चाहिए था और इसको अब इसको जजमेंट से आपको अपनी जजमेंट से इस तरह की टिप्पणी को, जो कठोर टिप्पणी, जो एक हार्श टिप्पणी आपके द्वारा करी गई है, इसको आपको हटाना चाहिए। इस सब के बाद हालांकि अब वो टिप्पणी हटा दी गई है, तो अब ये वर्तमान में मामला ख़त्म हो गया है, शांत हो गया है। मगर ये एक जुडिशरी के लिए आगे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी कि इस तरह के मामलों से आपस में जजेज के द्वारा दूसरे जज के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचा जाए। क्योंकि ये अगर कोई पिटीशन खारिज कर दी गई तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। कभी कभी आपके डिसीजंस भी ऐसे आते हैं जो क्लैश होते हैं एक दूसरे से, जहाँ ब्लंडर मिस्टेक वाली जजमेंट भी आपके यहाँ जाते हैं। कभी कभी ऐसे बहुत बड़े ब्लंडर मिस्टेक होती है, ऐसे जजमेंट भी आपके यहाँ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, मगर उन पर आप शांत रहते हैं। अभी 302 का एक बेल थी हमारे पास, करीब उसको समय हो गया, ये लगभग 1.5 साल पहली बात है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक जज, उन्होंने उस बेल को खारिज किया। जो एक्यूट था जिसकी हमने बेल आर्ग्यू करी थी, 302 की बेल थी, मगर वो उसका जो रोल था वो 120B का था, षड्यंत्र का रोल था, उसको डायरेक्ट मारने का कोई रोल नहीं था।
और ना ही उसके खिलाफ कोई मोटिव था। ठीक है, आपने खारिज कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर उसके बाद ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से खारिज हुई थी। उसके बाद जो मेन एक्यूट था, जिसके अगेंस्ट में मोटिव भी था और जिस पे डायरेक्ट रोल भी था, मारने का जो डायरेक्ट रोल दिया गया था, वो मेन एक्यूट था, वो दूसरा था। उसकी बेल मेरे पास नहीं थी। वो दूसरी कोर्ट में बेल गई और दूसरे जजेज के द्वारा वो बेल ग्रांट कर दी गई। जब दूसरे जज के द्वारा वो बेल ग्रांट हो गई तो हमने फिर सेकंड बेल डाली उस एक्यूट की, जिसका केवल 120 का रोल था। उसकी अरेस्टिंग जो हुई थी मेन एक्यूट के साथ हुई थी, उसके साथ में लगातार वो संपर्क में था। इतना एविडेंस था उसके खिलाफ, मगर मारने का जो एलिगेशन था वो उसके ऊपर नहीं था, ना मोटिव था। तो जब सेकंड बेल हमने डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, तो हमने वो जो मेन एक्यूट की जो बेल ग्रांट करी थी हाई कोर्ट ने ही, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के समक्ष जब रखा तो उस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया कि नहीं, जो मैं उसमें ये कहा गया, जो जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मैंने फर्स्ट बेल खारिज करी और हो सकता है जो मेरा ऑर्डर था फर्स्ट बेल का रिजेक्शन वाला, वो आपने उस कोर्ट के समक्ष ना रखा हो जिसने मैंने एक्यूट की बेल दी है, तो मैं इस बेल को नहीं दूंगा। उन्होंने सेकंड बेल भी उसकी डिसमिस कर दी, जबकि पैरिटी से भी अच्छा केस था। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक्यूट जो हमारा मुलजिम था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से वो बेल हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक टिप्पणी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। हाँ, बेल ग्रांट करी, मगर ये इस तरह की जो मिस्टेक होती है, ये ब्लंडर मिस्टेक आप कह सकते हैं मेरे विचार से। क्योंकि जब एक एक्यूट की बेल हो गई, जो मेन एक्यूट था, जिसके खिलाफ मोटिव था, जिसको मारने का रोल था 302 का, उसकी बेल हो गई, तो जो सहायक रोल जिसका दिखाया गया 120 का षड्यंत्र का जिसका रोल है केवल, उसकी बेल आपने 2 बार रिजेक्ट करी। तो इसको इस तरह के केसेज को आप ब्लंडर मिस्टेक मान सकते हैं, मगर इस पर कोई टीका टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी। जो सेकंड बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद से डिसमिस हुई थी, उसका डिटेल आप ये डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये उस बेल का, सेकंड बेल का डिटेल था। तो ऐसा नहीं है कि ये और कोई ब्लंडर मिस्टेक, इस तरह के जजमेंट आपके समक्ष न जाते हों। आपके समक्ष बहुत बड़े बड़े जजमेंट जाते हैं, ब्लंडर जजमेंट जाते हैं, मगर वहाँ कोई टिप्पणी नहीं आती। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जजेज के खिलाफ मेरे विचार से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको अदरवाइज न लिया जाए। तो इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। इस संबंध में आप अपने जो भी विचार हैं आप रख सकते हैं। आपके इस संबंध में क्या विचार हैं, क्या राय है, अपना विचार जरूर रखें कमेंट के माध्यम से। और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।